नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट हमेशा किया करो कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को आपको लगता है कि क्वालिटी बेस्ट है तो आप लोग इसको शेयर भी किया करो। लास्ट वीडियो में हमने बात की है प्लेनेट क्या हैं, ग्रह क्या होते हैं, किस प्रकार से हमारे उनके गति के नियम हैं, जो केपलर के नियम हैं उनको हमने समझा है। प्रथम नियम में क्या बात की गई है, द्वितीय नियम में क्या बात की गई है और थर्ड लॉ यानी तृतीय नियम में क्या बात की गई है, उन सभी के बारे में हमने बात की है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह को, उपग्रह से किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास सिलेबस में पॉइंट क्या दिया हुआ है, ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, पर कैसे सवाल हमारे बनते हैं, ग्रह को तो हमने पढ़ा है पर उपग्रह को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ध्यान से आप लोग कंप्लीट ही वीडियो देखना यदि आपको चीज़ें कंप्लीट समझनी है तो। बात करते हैं हम लोग उपग्रह की। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं उपग्रह होता क्या है, हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती हैं? सैटेलाइट हम लोग उसको बोलते हैं जो हमारे ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, उनके चारों ओर जो भी हमारे पिंड चक्कर लगाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारे पास ये सन है और सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं हमारे ग्रह यानी प्लेनेट, हम लोग उनको बोलते हैं। इनका क्रम क्या है? बुध है, शुक्र है, इस तरीके से आगे पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से हैं। तो लास्ट वीडियो में ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। यानी सन के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे हम लोग उनको क्या बोलेंगे? ग्रह। और यहाँ पर उपग्रह किसको कहेंगे? जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं प्लेनेट, सैटेलाइट हम लोग उनको बोलते हैं। हमारे पास ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग कहते हैं उपग्रह। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह। हमारे पास ग्रह क्या है? यहाँ पर हम लोग ग्रह पृथ्वी ले लेते हैं। ग्रह क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के जो चारों ओर एक चक्कर लगाने वाला खगोलीय पिंड है वो क्या है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये हम लोग उनको उपग्रह कहते हैं। तो वह क्या कहलाएंगे? सैटेलाइट हम लोग उनको बोलते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह, और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो हम लोग परिभाषा की यहाँ बात करें, उपग्रह की परिभाषा क्या है? ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ये परिभाषा मैं कल भी आपके लिए लिखवा चुका हूँ, पर इसको आप लोग कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे तो उस समझने के लिए आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ से आता है कि जो उपग्रह होता है, उपग्रह प्रत्येक ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग इसकी कक्षीय चाल की बात करते हैं, ऑर्बिटल स्पीड की हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो उपग्रह है उसकी चाल किस पर डिपेंड होती है। तो हमारे पास उसकी डिपेंड यानी जो चाल है, कक्षीय चाल, वो किस पर डिपेंड है और किस से रिलेटेड है, कैसे हम लोग उसको हाइट पर डिपेंड करती है या फिर उसके मास पर डिपेंड करती है, कैसे हमारे पास सवाल बन सकते हैं और वहाँ से क्या उसका फॉर्मूला है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि उपग्रह के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं किसके नियम से? जो तीसरा नियम था, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। तो हमारे पास जैसे ही रेडियस यानी दूरी बढ़ती रहेगी, औसत दूरी, वैसे ही हमारी टाइम पीरियड क्या होता रहेगा? उसका बढ़ता रहेगा, परिक्रमण काल। और सेम यहीं पर हम लोग बात करें इनके परिक्रमण कालों की,
जो उपग्रह होते हैं, परिक्रमण कालों की सेम वही परिभाषा है परिक्रमण काल की भी, कि जो हमारे पास ग्रह है उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं हम लोग। और परिक्रमण काल हमारे पास सेम वैसा ही है जैसे हमने सन के अकॉर्डिंग किस में पढ़ा है, ग्रह या प्लेनेट के साथ पढ़ा है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतनी परिभाषा की, फिर हम लोग बात करते हैं इसकी ऑर्बिटल स्पीड की। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम उसकी बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड क्या है इसकी। लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। उपग्रह की हम लोग बात करते हैं किसकी, कक्षीय चाल की। कक्षीय चाल होती क्या है, ध्यान से आप लोग इसको समझना। जैसे हमारे पास अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग सिर्फ ग्रह की बात करेंगे। तो ग्रह में हम लोग किसको मानकर चलेंगे, पृथ्वी को हमने मानकर हम लोग इसको कंपेयर करके चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला पिंड है, खगोलीय पिंड, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा उपग्रह। अब ये हमारे पास इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला पिंड क्या है, उपग्रह है। यहाँ पर हमारा क्या है, उपग्रह, इसको नाम लिखते हैं हम, क्या है ये, चंद्रमा। हमारे पास ये मून है। अब कक्षीय चाल की हम लोग जो बात करते हैं, कक्षीय चाल क्या होती है, कक्षीय चाल हम लोग उसको बोलते हैं जो हमारे पास पृथ्वी के चारों ओर चक्कर जिस स्पीड से लगाता है चंद्रमा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षीय चाल। क्या है, उपग्रह ग्रह के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर जिस चाल से गति करता है उसे उसकी कक्षीय चाल कहते हैं, उसे उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। ये तो हुई इसकी परिभाषा। अब फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर बात करें कि किस पर डिपेंड करेगा ये, कि यहाँ पर कैसे चेंज कक्षीय चाल में आएगा, किस प्रकार से चेंज उसमें आ सकते हैं। तो इसके फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, कक्षीय चाल का फॉर्मूला, कक्षीय चाल या हमारे पास स्पीड ऑफ किसकी, हमारे पास कक्षीय चाल ऑर्बिटल, स्पीड ऑफ ऑर्बिटल। तो क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी स्पीड ऑफ ऑर्बिटल, इसकी स्पीड ऑफ ऑर्बिटल होती है GME या ओनली कैपिटल M और RE और प्लस के हमारे पास H। ये कैसे लिख दिया है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, कक्षीय चाल का। अब ये यहाँ पर दिए हुए क्या हैं और कैसे हमारा चेंज इसमें आता है, यानी कहने का मतलब है हमारे पास जो कक्षीय चाल है वो किसी भी ऑर्बिटल के लिए क्या होती है, GME/RE + H होती है। ये फॉर्मूला है इसका। अब हमारे पास स्पीड कम होगी या फिर अधिक होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा, यानी कक्षीय चाल कम होगी या फिर अधिक, ये डिपेंड किस पर करेगा, यहाँ पर ऐसे सवाल वहाँ बन सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, तो क्या फॉर्मूला होता है कक्षीय चाल का, GME/RE + H। और ये क्या क्या दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं लिखता हूँ। हमारे पास ये क्या है, अर्थ है। क्या है ये, अर्थ। तो हमारे पास जो M और इसमें लिखा है इसके सफिक्स में ये लिखा है ME, कहने का मतलब है ये लिखा हुआ है हमारे पास मास ऑफ अर्थ। ME क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ अर्थ। और हमारे पास इसकी द्रव्यमान किसका, पृथ्वी का द्रव्यमान। और दूसरे की हम लोग बात करें, हमारे पास G क्या है, G है यूनिवर्सल कांस्टेंट
सार्वत्रिक नियतांक, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारे पास आर ई क्या है, आर ई है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, और दूसरे हमारे पास एच क्या लिखा हुआ है, एच हमारे पास लिखा हुआ है पृथ्वी से कोई भी उपग्रह कितनी दूरी पर है उसकी डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है। ध्यान से आप लोग समझ लेना इस बात को, हमारे पास जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से कितनी दूर है वह उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसकी हाइट या फिर उसकी डिस्टेंस कितनी है, एच है, और कहाँ से, पृथ्वी से उस जो भी हमारे पास उपग्रह जैसे पृथ्वी के लिए चंद्रमा है तो उसकी कितनी हाइट है, तो एच है, वही यहाँ पर ये लिखी हुई है। तो हाइट बराबर, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ हमारी सैटेलाइट, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, यहाँ पर ये है उसकी क्या हमारे पास हाइट या फिर डिस्टेंस, जो पृथ्वी से जितनी दूर हमारा उपग्रह इसकी चक्कर लगाता है। अब हमारे पास यहाँ डिपेंड किस पर डिपेंड होता है उपग्रह, और कैसे हमारे कक्षीय चाल में अंतर आता है, किस पर निर्भर करता है, ये सवाल वहाँ से हमारे बन सकते हैं। अब उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, और उस फॉर्मूले में जो ये लिखा है इससे हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि किस पर डिपेंडेंट है या किस पर डिपेंड नहीं है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये किस पर डिपेंड होती है कक्षीय चाल, कैसे सवाल वहाँ से हमारे बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कक्षीय चाल का, कक्षीय चाल का फॉर्मूला हमारे पास था, कक्षीय चाल बराबर क्या था, रूट GME यानी मास ऑफ अर्थ और सार्वत्रिक नियतांक G, और यहाँ पर RE और प्लस के हमारे पास क्या था H। इस बात पर आप लोग ध्यान देना। देखो हमारे पास कैसे ये डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड होता है या फिर नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि कक्षीय चाल किसी भी उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती है। इस बात को आप लोग समझो। देखो किस प्रकार से निर्भर नहीं होती है, जो हमारे पास कक्षीय चाल किसी भी उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती है। ध्यान देना कैसे यहाँ पर हमने बात की है। हमारे पास जो भी हमारे पास ये मास है इसका, चंद्रमा जैसे उपग्रह है, इसका कोई भी द्रव्यमान है, हमें नहीं पता कितना द्रव्यमान है, तो हमारे पास ये डिपेंड नहीं होती है इसके द्रव्यमान पर। चाहे इसका द्रव्यमान हमारे पास कितना हो, 100 किलोग्राम हो, या फिर इसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम हो, या फिर इसका द्रव्यमान 1500 किलोग्राम हो, या इसका द्रव्यमान 2500 किलोग्राम हो, इससे कोई भी अंतर कक्षीय चाल पर नहीं आता है। कहाँ क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूले में केवल और केवल द्रव्यमान किसका यूज़ किया गया है, उसका द्रव्यमान यूज़ किया गया है अर्थ का, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रयोग किया गया है। और पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे पास वेरिएशन नहीं होता है पृथ्वी के द्रव्यमान में, ये कांस्टेंट रहता है। और जी का मान भी, सार्वत्रिक नियतांक का मान भी हमारे पास कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जो पृथ्वी की रेडियस है ये भी हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। त्रिज्या भी कैसी रहेगी, हमारे पास नियत रहेगी। और क्या नियत रहेगी, किसकी नियत रहेंगी, ये रहेंगी पृथ्वी की। क्योंकि हमारे पास जो ग्रह हम लोग मान करके चल रहे हैं, जिस पर हम लोग कंपेयर करके चल रहे हैं, वो हमारी अर्थ है। और अर्थ को, उसके लिए मास ऑफ अर्थ कोई चेंज नहीं आएगा, सार्वत्रिक नियतांक कोई चेंज नहीं आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ त्रिज्या में कोई चेंज नहीं आएगा।
अब हमारे पास ये तीन टर्म्स तो हो चुकी हैं, जी, एम, ई और आर, ई। हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास बचा है एच। ये डिपेंड किस पर करेगा? ये डिपेंड करेगा हाइट पर, यानी पृथ्वी से कोई भी उपग्रह या फिर कोई भी ग्रह आप लोग ले सकते हो, पृथ्वी की जगह कोई और ग्रह ले सकते हो, पर हम लोग प्लेनेट यानी अर्थ पर हैं तो हम लोग अर्थ को कंपेयर करके ही क्वेश्चन या फिर सवाल अधिक बनाएंगे। तो हमारे पास पृथ्वी से चंद्रमा जितनी डिस्टेंस पर है उससे चाहे उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है तो कक्षीय चाल में डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। देखो हमारे पास जब ये वैल्यू हमारे पास फिक्स हैं, कौन कौन सी वैल्यू? m का मान फिक्स है, g का मान फिक्स है और r का मान फिक्स है। यहाँ पर ये मान लो m का मान 10 किलोग्राम है, यानी पृथ्वी 10 किलोग्राम की है, मान लिया हमने ऐसा। और g का मान कितना है? 5 है। और हमारे पास रेडियस कितनी है? रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर आप लोग इसकी रेडियस मान सकते हो, या फिर पृथ्वी का थोड़ा 10 किलोग्राम तो वजन कम हो जाएगा, इसका मान लो 1000 किलोग्राम। और इसकी त्रिज्या मान लो 20 मीटर। हमारे पास जी का मान कितना है? 5। अब ये जब वैल्यू हमारे पास एच का मान क्या मान सकते हो? जब हमारे पास अर्थ से कितनी दूर है चंद्रमा? 20 मीटर की दूरी पर है। तो आप लोग बताओ मुझे, जब ये वैल्यू यहाँ पर हमारे पास सभी वैल्यू सेम रहेंगी और एच का मान 20 है तो यहाँ हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसका मान कुछ भी आएगा। अब हमारे पास हम इसको 20 नहीं करके हम लोग क्या कर देते हैं, इस दूरी को हम बढ़ाकर 30 मीटर कर देते हैं, यानी सैटेलाइट को और दूर कर देते हैं, जो हमारे पास पृथ्वी से उपग्रह इसका दूर कर देते हैं। तो आप लोग बताओ जब ये 20 मान था तो क्या इसके मान में कमी आएगी या फिर अधिकता होगी? तो आप लोग बताओ, जब हम लोग 20 में कुछ भी जोड़ करके, जैसे 20 में हमने 20 जोड़ा तो हमारे पास 40 आया, और 40 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो मान अधिक आएगा, या फिर हमारे पास 30, अब एच का मान कितना रख लिया हमने? 30, और रेडियस का मान रख लिया हमने 20, या हम लोग जब 50 से भाग करेंगे तो मान अधिक आएगा। तो हमारे पास आप लोग बताओगे, जब हम लोग कम संख्या से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो मान अधिक आता है, और यदि अधिक संख्या से हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो हमारे पास मान कम आता है। तो आप लोग बताओ, जब दूरी बढ़ेगी तो क्या कक्षीय चाल का मान कम हो जाएगा या फिर नहीं? खुद ही आप लोग बताओ। यहाँ वैल्यू आप लोग कुछ भी रख सकते हो, ये आप लोग देखना चाहो तो इनके द्रव्यमान भी मैं आपके लिए लिख दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये मैं बहुत ही एकदम कह सकते हैं छोटे डिजिट लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आई होगी ये बात, आपको पक्का नहीं आई समझ में? एक बार आप लोग फिर देख लो। देखो इधर हमारे पास क्या है फॉर्मूला? हमारे पास फॉर्मूला है GME/RE+H का क्या है? हमारे पास ये रूट है, ये वैल्यू, ये भी वैल्यू फिक्स है, ये भी वैल्यू फिक्स है और ये भी वैल्यू फिक्स है। तो इनके मान में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो इनको तो सेम ही रहने दो। अब हमारे पास जब हाइट हमारे पास 30 मीटर थी तो मान कुछ और आएगा इसका हमारे पास, और जब हमारे पास इसको हम लोग बढ़ा देंगे, 50 कर देंगे इसको, तो इसका मान क्या आप बताओ, कम आएगा या अधिक? तो आप लोग कहोगे कम आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ नीचे वैल्यू क्या हुई है? अधिक हो गई है। तो किसी भी संख्या को आप बताओ, जब 50 को 30 से भाग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 1 पॉइंट कुछ आएगी हमारे पास यहाँ। अब जब हम 50 को ही 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास 1 आएगा या नहीं? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू अधिक है और ये वैल्यू कम है। तो कम वैल्यू से जिस भी वैल्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका मान अधिक आता है। तो ये डिपेंड किस पर हुआ? ये हाइट पर डिपेंड हुआ कि हमारे पास उपग्रह जितनी अधिक दूरी पर होगा उसकी कक्षीय चाल, उसकी स्पीड जो चारों ओर चक्कर लगाता है, कम होगी या फिर नहीं? आप लोग कहोगे बिल्कुल कम होगी। अब आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कि हमारे पास किस पर निर्भर करता है? कक्षीय चाल का मान किस पर निर्भर करता है? कक्षीय चाल पृथ्वी से
दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है, ऐसा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि हमारे पास जितनी हाइट हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारे पास कक्षीय चाल का मान कम होगा, और कक्षीय चाल पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करता है, और जब हम लोग इसको पास लेकर के आ जाएंगे तो हमारे पास कक्षीय चाल का मान कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी, उपग्रह की बढ़ जाएगी। तो हमारे पास कक्षीय चाल पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करता है या फिर निकटता पर निर्भर करता है। दूरी अधिकतम भी हो सकती है और न्यूनतम भी हो सकती है, अधिकतम या फिर न्यूनतम, यानी कहने का मतलब है हम किसी उपग्रह को दूर भी ले जा सकते हैं या फिर पास भी उसके हम लोग ला सकते हैं, तो अधिकतम या फिर न्यूनतम। अब हमारे पास यदि ये बात आ जाए कि हमारे पास एक उपग्रह है जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है और एक दूसरा उपग्रह है जिसका द्रव्यमान है 1500 किलोग्राम, तो आप लोग बताओ उन दोनों की हमारे पास हाइट सेम है, दूरी सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या कक्षीय चाल में कोई परिवर्तन आएगा या फिर नहीं। सवाल नहीं समझ पाए हो तो वापस मैं आपके लिए बोलता हूँ। एक उपग्रह हमारे पास 500 किलोग्राम का है और एक दूसरा ही उपग्रह उतनी ही दूरी पर, सेम डिस्टेंस है, 1500 किलोग्राम का है, तो आप लोग बताओ कि किसकी कक्षीय चाल अधिक होगी या किसकी कक्षीय चाल कम होगी। दूरी दोनों की सेम है, डिफरेंस कहाँ पर आया है, द्रव्यमान में, द्रव्यमान में डिफरेंस आया है, उपग्रह के द्रव्यमान में डिफरेंस आया है, तो क्या कक्षीय चाल में परिवर्तन आएगा या फिर नहीं। तो आप लोग देखोगे, यही मैंने पहले आपके लिए समझाया है कि कक्षीय चाल, यहाँ पर कक्षीय चाल भी आप लोग लिख लेना, किसी भी उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, चाहे इसका द्रव्यमान कितना ही बढ़ा दो, कितना ही कम कर दो, तो वहाँ पर इसके हाइट सेम होने पर उनकी कक्षीय चाल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और यदि हमने डिस्टेंस इनकी बढ़ा दी है तो हमारे पास क्या होगा, इसमें चेंज आएगा। ऐसे सवाल हमारे बन सकते हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। और ये भी आप लोग लिखना चाहो तो इनके भी मैं लिख दूंगा, अभी पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसके लिए लिख दूंगा। और यह लिखना चाहो तो आप लोग हाथ के हाथ लिख लो। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर है। और जी के मान की हम लोग बात करें, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 किलोग्राम न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इसका सार्वत्रिक नियतांक में हमारे पास किलोग्राम आएगा, से टाइम नहीं आएगा, यहाँ पर किलोग्राम स्क्वायर आएगा। इस बात को आप लोग याद रखना। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और यदि पृथ्वी के द्रव्यमान की हम लोग बात करें तो 5.98 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, ये हमारे पास इनकी वैल्यू होती हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। तो जो पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। वापस से आप लोग देख लिया करो यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो। देखो, बाकी एक बार में ही कोशिश करता हूँ मैं आपको समझ में आए। और रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही, आप लोग उसको कितनी बार भी देख सकते हैं, यानी एक बार वीडियो अपलोड हो गई तो कितनी बार भी आप लोग उसको देख सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, केवल और केवल डिस्टेंस या फिर रेडियस, दूरी पर निर्भर करती है हमारी क्या, उपग्रह की कक्षीय चाल। और हमारे पास एक इस प्रकार से सवाल आ जाए कि हमारे पास यदि कोई भी उपग्रह पृथ्वी के अधिकतम निकटतम कितनी चाल से हो सकता है, उसकी कितनी चाल हो सकती है, कितनी कक्षीय चाल हो सकती है। जो कोई उपग्रह पृथ्वी के अधिकतम यानी उसके अधिकतम पास हो सकता है, कहने का मतलब है हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ के जो अधिकतम यानी सबसे कम से कम दूरी पर हो सकता है। यहाँ पर जैसे इसकी दूरी यहाँ कम से कम है, न्यूनतम दूरी है,
और ये क्या है हमारे पास ऊपर की अधिक दूरी है यहाँ से यहाँ तक। तो कम से कम कितनी दूरी हो सकती है किसी भी उपग्रह के लिए, उसके लिए कक्षीय चाल कितनी होगी। परिभाषा से आपको समझ में आएगा, मैं लिखता हूँ आपके लिए। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है, तब उस उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी हो सकती है। तो इस बात को आप लोग याद रखना, उस उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर या 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। इस बात को आप लोग याद रखना। जो सबसे पास होगा, निकटतम होगा पृथ्वी के उपग्रह, उसकी कक्षीय चाल कितनी हो सकती है। तो उसकी चाल इतनी होती है 7.9 या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात भी आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं उपग्रह के परिक्रमण काल की। जो टाइम पीरियड होता है उपग्रह का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है। तो उपग्रह के परिक्रमण काल की हम लोग बात करें तो उपग्रह का परिक्रमण काल होता क्या है। उपग्रह का परिक्रमण काल हमारा होता है कि जो भी हमारे पास ये चक्कर पूरा करके आएगा। अब इसको मैं साफ करके बनाता हूँ आपके लिए। देखो, ये अर्थ है हमारे पास, पृथ्वी है, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह। कौन चक्कर लगाता है, उपग्रह। और इस उपग्रह की हम लोग जब बात करते हैं, ये उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जिस चाल से ये चलता है उस चाल को तो हम लोग बोलते हैं कक्षीय चाल। अब ये उपग्रह इस एक चक्कर को जो पूरा करने में कितना समय लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका परिक्रमण काल हम लोग कहते हैं, या फिर उसका परिक्रमण काल हम लोग उसको बोलते हैं। किसी भी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे पास क्या है, उसका परिक्रमण काल कहलाता है। जब हम लोग यहाँ से इसी पॉइंट से चले, यानी ए पॉइंट से हमने चलना शुरू किया और वापस हम लोग घूम करके ए पॉइंट पर ही आ गए हैं, तो एक चक्कर को पूरा करने में जितना भी समय लगता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल हम लोग कहते हैं। और सेम परिक्रमण काल उपग्रह के लिए भी यही है और परिक्रमण काल ग्रह के लिए भी यही है, क्योंकि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल हम लोग उसको कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना, ये किसी भी उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। और इसके फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है परिक्रमण काल बराबर, ये एग्जाम में तो पूछा जाता नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं लिख देता हूँ, जो कक्षीय परिधि होती है, यानी कितनी परिधि है, परिधि बटे कितनी कक्षीय चाल है, कक्षीय चाल।
परिधि का मतलब है ये डिस्टेंस पूरी, और हमारे पास कक्षीय चाल कितनी स्पीड से ये चल रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल हम लोग उसको कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना, ये हमारे पास क्या है, उसका परिक्रमण काल कहलाता है। और यदि उसके कम से कम हमारे पास, जैसे हमने बात की है कि हमारे पास सबसे निकटतम कोई भी उपग्रह है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई भी उपग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है तो उसकी परिक्रमण काल कम से कम कितना हो सकता है, इस बात को भी आप लोग यहाँ पर नोट करके लिखना। जैसे यहाँ पर लिखा है, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है तब उस उपग्रह की कक्षीय चाल, पर अब क्या लिखना है, ये बात तो पूरी आपको लिखनी है इसके बाद, तब उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा, उसका मान होगा 1 घंटे 24 मिनट। इस बात को आप लोग याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि उसका परिक्रमण काल कितना होगा, 1 घंटे 24 मिनट में कंप्लीट एक क्या कर लेगा, पूरा चक्कर कर लेगा कोई भी उपग्रह जो कम से कम डिस्टेंस पर होता है। इस बात को नोट करके आप लोग लिख लेना, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो बाकी ये बात चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं एक एग्ज़ाम में सीधे ही उसके बारे में लिखा होता है और एग्ज़ाम में क्या सवाल बन सकता है उसके बारे में, उसकी हम लोग बात करते हैं। देखो, हमारे पास पूछ सकता है भूस्थायी उपग्रह, या फिर इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं भूस्थायी उपग्रह, ये तो हुआ हिंदी में, और इसको हम लोग इंग्लिश में बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भूस्थायी उपग्रह या भूस्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका परिक्रमण काल कितना होता है, ये हमसे सवाल पूछ सकता है। तो डायरेक्ट ये होता क्या है उसके बारे में तो बात हम लोग करते ही हैं, पर इसके परिक्रमण काल की भी हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास ये एक ऐसा उपग्रह है जो हमारे पास, जैसे ये अर्थ है, ध्यान से आप लोग समझना, ये अर्थ है और इसकी अर्थ, ये अर्थ की क्या है, ये अक्ष है, और इस अक्ष के ध्यान से आप लोग समझना, ये क्या है हमारे पास, इसकी अक्ष है एक्सिस, और ये कैसी एक्सिस है, ये है परपेंडिकुलर। और इस अक्ष की हम लोग बात करें तो ये अक्ष कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, ये अक्ष हो जाएगी हमारे पास, कैसी हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब ये हमारे पास पृथ्वी का पूर्वी भाग होता है, पूर्वी हिस्सा, और ये पृथ्वी का पश्चिमी भाग होता है, और ऊपर वाला भाग क्या है, पृथ्वी का उत्तरी भाग होता है, उत्तरी, और नीचे वाला भाग क्या होता है, दक्षिणी। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, ये कौन सा हुआ, उत्तरी, उत्तर वाला हिस्सा, और ये दक्षिण वाला हिस्सा। तो हम बात कर रहे हैं भूस्थायी उपग्रह होते क्या हैं, तो ये पृथ्वी हुई। अब हमारे पास ये जो उपग्रह होते हैं पृथ्वी से हमारे पास कितने डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं 36,000 किलोमीटर दूरी पर। पृथ्वी से इनकी ऊंचाई कितनी होती है, पृथ्वी से ऊंचाई इनकी होती है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर ये कहाँ पर होते हैं, पृथ्वी से ऊपर लगाए जाते हैं। और हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस जो हम h की बात कर रहे थे, जिसकी इनकी डिस्टेंस कितनी है, इनकी h हाइट होती है हमारे पास 36,000 किलोमीटर। और 36,000 किलोमीटर होने के साथ साथ हमारे पास इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, इनकी दिशा कैसी होती है, इनकी दिशा और ये कैसे फिक्स किए जाते हैं, ये हमारे पास पृथ्वी की अक्ष के लंबवत यानी ऊपर स्थिर किए जाते हैं। हमारे पास ध्यान से आप लोग समझना, पृथ्वी की अक्ष के ऊपर जब आप लोग किसी भी बॉल को आप लोग देखोगे और उसको आप लोग अर्थ मान करके चलोगे, तो हमारे पास जैसे ये बॉल है तो हमारे पास बॉल के इस प्रकार से भी चक्कर लगाए जाते हैं, एक बॉल के पृथ्वी के इस प्रकार से, जैसे हमारे पास ये पूरी
पृथ्वी है, ये हमारे पास क्या है, पूरी पृथ्वी, और इसके चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाए जाते हैं। तो ये कैसे चक्कर हो जाएंगे, ये चक्कर हो जाएंगे हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इस प्रकार से यदि चक्कर लगाए जाएं, यानी हमारे पास किस प्रकार से, इस प्रकार से चक्कर लगाए जाएं, और डायरेक्शन हमारे पास इधर, अभी बताऊंगा कौन सी डायरेक्शन है, पर इस प्रकार से चक्कर लगाए जाएं तो ये लंबवत अक्ष के प्रति चक्कर होंगे। तो हमारे पास ये किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, और इनकी हाइट कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर इनको स्थित किया जाता है, स्थिर किया जाता है। और इनकी दिशा हमेशा, डायरेक्शन इनकी होती है पश्चिम से पूरब की ओर। कहने का मतलब है हमारे पास इनकी दिशा कैसी होती है, पश्चिम से पूरब की ओर होती है, और पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं भूस्थायी उपग्रह। और इनका परिक्रमण काल, इनके परिक्रमण काल की बात की जाए तो इनका परिक्रमण काल किसके बराबर होता है, इनका परिक्रमण काल बराबर होता है पृथ्वी के। यानी पृथ्वी जितने समय में हमारा चक्कर लगाती है एक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल। और पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे। आपने देखा होगा दिन रात जो कंप्लीट होते हैं तो वहाँ पर 24 घंटे में दिन और रात होते हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो एक कंप्लीट सर्किल पूरा होता है 24 घंटे में। तो इनका परिक्रमण काल भी कितना होगा मेरे भाई, इनका परिक्रमण काल भी 24 घंटे होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे पास इनकी दिशा कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और इनकी ऊंचाई कितनी होती है, इसको मैं लिख देता हूँ, अब आप लोग ध्यान से समझना। देखो तो इसका ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, और इनकी दिशा गति करने की इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पूरब की ओर होती है। और इनका परिक्रमण काल कितना होता है, इस बात को भी आप लोग याद रखना। इनका परिक्रमण काल होता है 24 घंटे, और जितना हमारे पास किसका होता है, पृथ्वी का होता है 24 आवर इनका परिक्रमण काल होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। इनकी हाइट पूछ सकता है, कितनी ऊंचाई पर ये लगाए जा सकते हैं, इनका परिक्रमण काल क्या है ये पूछ सकता है, और हमारे पास इनकी दिशा किस ओर होती है ये पूछ सकता है। तो इस बात को आप लोग याद रखना। ये आपके सामने लिखा है भूस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं पलायन वेग के बारे में। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर पलायन वेग को भी आप लोग समझ लोगे, बहुत ही आसान है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। पलायन वेग के बारे में तो आप सबको पता होगा, बिल्कुल आसान है। पलायन वेग का क्या होता है, पलायन का मतलब होता है अपनी जगह को छोड़कर चला जाना, और वेग क्या है, वेग जिस वेग से हम लोग जाते हैं पलायन करके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग। बिल्कुल आसान है, पर इसमें क्या सवाल हमारा बन सकता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पलायन वेग होता क्या है, पलायन वेग वह वेग होता है जैसे हमारे पास ये अर्थ है, क्या है हमारे पास अर्थ, और इस अर्थ के ऊपर हम लोग सतह पर हैं, और इस सतह से हम लोग यदि कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं, कोई भी वस्तु हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वह वस्तु कहाँ पर आ जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। वह वस्तु कहाँ पर आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाती है। पर एक वेग ऐसा वेग होता है, एक वेग ऐसा वेग होता है जिस वेग से हम लोग उस वस्तु को फेंकते हैं और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है, उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, हम पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग वह वेग है जिससे हम लोग, जिस वेग से किसी भी पिंड को पृथ्वी के ऊपर जब हम लोग फेंकते हैं और वह
पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए और जिस वेग से वह पिंड जाता है उस वेग को हम लोग कहते हैं पलायन वेग, और वह पिंड पृथ्वी पर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है। तो ऐसे वेग से फेंकी गई वस्तु पलायन कर जाती है और उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? पलायन वेग हम लोग कहते हैं। पलायन वेग का मान कितना होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखो, तो पलायन वेग की परिभाषा की बात करें तो पलायन वेग की परिभाषा क्या होती है? ऐसा वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह पिंड पृथ्वी की सतह पर वापस लौटकर नहीं आता है, तो उस वस्तु को पलायन कर जाना कहते हैं। और यह अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाती है? पार कर जाती है। ऐसा वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है और वह पिंड पृथ्वी की सतह पर वापस लौटकर नहीं आता है, तो उस वस्तु को पलायन कर जाना कहते हैं। और जिस वेग से फेंकी जाती है, उसे पलायन वेग कहते हैं। ये हमारे पास इसकी परिभाषा है, समझ में आई होगी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको इधर उधर कोई शब्द लग रहे हैं तो अपनी उसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आपको सूटेबल लगे उसको आप लोग लिख सकते हैं। पर परिभाषा क्या है समझ में आई होगी कि पृथ्वी से किसी पिंड को फेंका और जिस वेग से उसको फेंका और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पृथ्वी के वह पार कर गया, और उस वेग को हम लोग क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। तो पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग का मान हमारे पास होता है, पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि 11.2 प्रति सेकंड के वेग से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए ऊपर, तो वह वस्तु पार हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी, हमारे पास पृथ्वी पर कभी भी लौट कर नहीं आएगी। उसको हम लोग पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग का मान कक्षीय चाल का कितना होता है? √2 गुना होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। हमारे पास पलायन वेग का मान कक्षीय चाल का कितने गुना होता है? √2 गुना होता है। √2 गुना होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। और इसके फॉर्मूले की हम लोग बात करें, पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होगा? पलायन वेग का फॉर्मूला होगा 2gme/RE+h। इस बात को आप लोग याद रखना। ये किसका हो जाएगा? पलायन वेग का VE यानी एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2gme/RE+h। ये वही टर्म्स हैं जो वहाँ पर लिखी हैं। √2 गुना क्या होता है? पलायन वेग का मान होता है कक्षीय चाल से। तो इस प्रकार से हमारा एग्ज़ाम में क्या आ सकता है? एग्ज़ाम में केवल होता है पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और कितने गुना होता है कक्षीय चाल का? तो √2 गुना होता है। फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आपके सामने ये लिखा है। ये थे ग्रह और उपग्रह, सैटेलाइट और प्लेनेट क्या हैं, किस प्रकार से हमारे
सवाल बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने बात की है। तो ध्यान से आपने समझा होगा तो पक्का समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में आसानी से उन सवालों को आप लोग कर सकते हो। वीडियो को आप लोग हमेशा शेयर किया करो और कमेंट में लिखा करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।